सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो धर्मी प्रदूषण के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को पढ़ लिया है पिछले क्लास में। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है अपने एसएसटी की तो आप देख सकते हो। फोर्थ सेमेस्टर के सारे विषयों के क्लासेस के लिंक, सारे विषयों के मास्टर क्लास के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सॉइल पोल्यूशन। तो भूमि की ऊपरी परत को मिट्टी कहा जाता है, जो पौधों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करती है। मृदा मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, मृदा प्रदूषण कहा जाता है। लगातार जनसंख्या वृद्धि होने से खाद्य पदार्थों की जरूरत भी बढ़ रही है। किसान भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के कीटाणुनाशक एवं खरपतवार नाशी पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिससे पैदावार तो अच्छी हो जाती है, परंतु मृदा एवं लाभप्रद जीवाणुओं एवं खरपतवार नाशी पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिससे पैदावार तो अच्छी होती है, परंतु मृदा एवं लाभप्रद जीवाणुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पहले जब बारिश का मौसम होता था तो खेतों में बहुत अधिक केचुए दिखते थे, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो केचुए आपको बहुत बहुत कम दिखाई देते हैं जब धान का सीजन होता है, जिस टाइम पे हम धान की रोपाई करते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम इतना अधिक केमिकल बार बार एक बार उसी खेत में हम धान को बैठा रहे हैं, ढेर सारा केमिकल डाल रहे हैं, उसके ऊपर खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फिर से छिड़काव करते हैं कीटनाशक का, जो खरपतवार है उनको तो नष्ट कर देता है, फसल पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है और मिट्टी को भी खराब करते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो खाद का काम करते हैं उस धान की फसल के लिए, उनको भी ये जो कीटनाशक होते हैं ये मार देते हैं। इसी प्रकार से जो केचुए हैं वो भी नहीं पनप पाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो मृदा है वो क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। जबकि जो केचुए होते हैं ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भूमि को उर्वर बनाने का काम करते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। लेकिन जब केचुए ही नहीं रह जाएंगे तो उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ेगी, कैसे मिट्टी अच्छी होगी, मिट्टी में खाद कहाँ से आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, और पहले लोग कम खेती करते थे या जितना उनके परिवार को खाना होता था उतनी खेती करते थे, तो उसी के हिसाब से जो वो अपने घरों में जो जिन पशुओं को पालते थे, पालतू पशुओं को, चाहे वो गाय हो भैंस हो, तो उन्हीं के गोबरों को ला करके वो गोबर जो होता था उनका, उसको खेत में डाल देते थे, जो खाद का काम करता था। अभी भी होता है, लेकिन अब उतने, चूंकि जो खेती है वो बड़े स्तर पर होने लगी और लोगों ने खाद डाल डाल करके अधिक उपज उपजाना शुरू कर दिया खेतों में और कीटनाशकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो इससे उपज तो अच्छी हुई, लेकिन जो मिट्टी है उसको बहुत नुकसान हुआ। जो खरपतवार नाशी जो पदार्थों को डाला गया पौधों में, उससे जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति खराब हुई और दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। आपने देखा होगा कि जो सदगुरु जी हैं वो क्या कर रहे हैं इस समय, वो सेफ सॉइल चला रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपनी बाइक से यात्रा की। आप सदगुरु जी के बारे में सर्च करके देख सकते हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी। तो वो पूरा सॉइल को, मिट्टी को बचाने के लिए वो लगातार जंग लड़ रहे हैं कि अगर मिट्टी ही नहीं बचेगी, मिट्टी ही मर जाएगी तो फिर हम भूखे मर जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से वही स्थिति आज हमारे समाज में पैदा हो गई है। तो आगे यहाँ पर हम देखते हैं, मृदा को बचाने तथा उपजाऊ बनाने हेतु यह आवश्यक है कि किसान अधिक जैविक खादों का प्रयोग करे। जैविक खाद का मतलब वही हुआ दोस्तों, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, जो हमारे किचन का वेस्ट होता है, जो जैसे कि सब्जियों के छिलके हो गए और भी बहुत सारी चीजें हो गई घर से जो निकली हुई होती हैं, जो गीली चीजें होती हैं। इसी प्रकार से जो गाय भैंस जो गोबर करते हैं वो सब मिल करके कंपोस्ट खाद या जैविक खाद बनाते हैं, और जब उनको हम अपने खेतों में डालते हैं और उनमें जो फसल उगती है वो बहुत ही ज्यादा पोषक भी होती है और किसी प्रकार का उसमें केमिकल नहीं होता, बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक होती है। ठीक है, तो साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम किया जाए। इसका जरूर ध्यान रखा जाए कि जो भी यूरिया खाद या जो भी हम खेतों में डालें वो डाई पोटास उसको कम से कम डालें, ज्यादा ना डालें, ताकि जो मिट्टी है उसको कम नुकसान हो। किसानों को चाहिए कि वे वर्मी फार्म कंपोस्ट का अधिकाधिक प्रयोग करें। वर्मी फार्म कंपोस्ट केचुओं के द्वारा तैयार किया था। वर्मी
वर्मी फार्म कंपोस्ट खाद जो होती है वो केचुओं से बनाई जाती है दोस्तों, और ये एक तरीके से मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाने का काम करती है। अब इसके बाद हम आते हैं ध्वनि प्रदूषण पर। ध्वनि एक विशिष्ट प्रकार का दाब तरंग होती है। ध्वनि का मतलब आवाज। जैसे हम जब सड़क पर चलते हैं तो हम देखते हैं चारों ओर किसी की बाइक से कोई पी पी दबा रहा है, तेज तेज हॉर्न बजा रहा है, कोई ट्रक वाला, कोई बस वाला, कोई कार वाला, कोई ट्रैक्टर वाला, कोई ऑटो वाला, क्योंकि रोज जब सड़क से जा रहे हैं, हम लोग जॉब करने जा रहे हैं तो हम लोग रोज ही देख रहे हैं दोस्तों, और आप लोग भी घर से रोज कुछ ना कुछ करने तो आप लोग भी निकल ही रहे हो, तो आप लोग भी देख ही रहे हो सड़क पर किस तरीके से हर तरफ से हॉर्न बजता है। तो ये क्या एक तरीके से ध्वनि प्रदूषण ही तो है। तो देखिए, ध्वनि एक विशिष्ट प्रकार का दाब तरंग होती है जिसका संचरण प्रायः वायु द्वारा होता है। किसी वस्तु से उत्पन्न आवाज जब कानों से की सहन सीमा से अधिक हो जाती है तो वह अप्रिय लगने लगती है। इसे ही शोर कहते हैं, और यह अधिक ऊंची आवाज भी इसको हम कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में वह अवांछित आवाज है जिससे शोर वह अवांछित आवाज है जिससे मानव के कानों को दर्द व कष्ट होता है, और इसे ही हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि अब बहुत तेज तेज हॉर्न बज रहा है तो कानों को तो वो दुखेगा ही, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। अब ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक स्रोतों द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होता है, जो नेचुरल होता है, वो होता है बादलों की गड़गड़ाहट, तूफानी हवाएं, झरने की आवाज, भूकंप, ज्वालामुखी आदि ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं जो प्रकृति में सर्वदा उपस्थित रहते हैं। तो ये तो दोस्तों नेचुरल होता है, ये नेचर, ये तो प्रकृति द्वारा किए गए शोर है, चाहे वो बादलों की गड़गड़ाहट हो, चाहे तूफानी हवाएं चल रहे हो, चाहे झरने की आवाज हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, ये सब प्रकृति की देन है। अब यहाँ पर हम आते हैं मानव कहाँ कहाँ से शोर मचाता है या मानव कहाँ कहाँ से ध्वनि प्रदूषण करता है। तो मानव द्वारा ज्यादा मिलेंगे आपको। अब आप यहाँ पर देखिए, कृत्रिम स्रोतों द्वारा उत्पन्न ध्वनियों में तो सबसे पहले उद्योग धंधे आते हैं, जो कल कारखाने चलते हैं। तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप उद्योगों व कल कारखानों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसमें प्रयुक्त की जाने वाली मशीनों व तथा अन्य उपकरणों से उत्पन्न शोर से इन इकाइयों में कार्यरत तथा आसपास के लोग विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। अब परिवहन के साधनों में देखिए, जैसा मैंने भी आपको बताया भी, स्थलीय परिवहन के साधनों में मोटर कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, ट्रक है, बस है, रेल है आदि स्थलीय परिवहन के साधन विस्तृत क्षेत्र में शोर मचाते हैं, जिनको हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं। फिर जलीय परिवहन के साधनों में जहाज है, पनडुब्बी है, वाटर बोट है, इनके द्वारा निकली गई जो ध्वनि तरंगे होती हैं, इनके द्वारा निकली गई ध्वनि तरंगों से जलीय जीवों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो नेचर ने उन्हें कैसा डेवलप किया, जो जल में रहने वाले जीव हैं, वहां पर कोई भी जल में रहने वाला जीव आप देखोगे कोई शोर नहीं मचाता है। लेकिन जल जो मानव द्वारा बनाए गए जहाज हैं, पनडुब्बियां हैं, वाटर बोट आप देखोगे खासकर गोवा हुआ में बहुत तेज लोग चला रहे हैं अंदर से, और अंदर सब मछलियां सारे जीव होते हैं समुद्र में। तो इस तरीके से उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जलीय जीवों पर, तथा उनकी श्रवण क्षमता जो होती है, श्रवण क्षमता एवं शिकार में दोनों में बाधा पहुंचती है। साथ ही गोताखोरों आदि को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब है मनोरंजन के विभिन्न साधन। तो गीत संगीत में भाग लेना तथा आनंद उठाना मानव की प्रकृति में प्राचीन काल से ही रहा है। आधुनिक युग में टेप रिकॉर्डर, कैसेट प्लेयर, सीडी प्लेयर, साउंड बॉक्स आदि का उपयोग लोग कर रहे हैं। डीजे बजा रहे हैं, वो तो आपको पता ही है कितना तेज तेज लोग बजाते हैं कि बगल वाले लोग शिकायत करने लगते हैं। तो ये सब भी ध्वनि प्रदूषण के ही साधन है। ठीक है, हर चीज करिए लेकिन एक लिमिट में करिए। यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि इतना ही आवाज रहे कि किसी के कानों को वो अप्रिय ना लगे, किसी को वो शोर ना लगे। अब ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं, तो देखिए, सबसे पहले जठर मांसपेशी का संतुलन संकुचन हो जाता है। फिर है अम्ल का अधिक निर्माण होता है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन इंसान के अंदर आ जाता है, सिर दर्द होता है अगर बहुत तेज आवाज होती है, धड़कन तेज हो जाती है, खासकर डीजे वगैरह जब बहुत तेज चलता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपने नोटिस किया होगा। ध्वनि स्तर 120 डेसिबल से अधिक होने पर गर्भवती महिलाओं पर कुप्रभाव पड़ता है। अब ध्वनि प्रदूषण को कम करने के कौन कौन से उपाय हैं, तो शोर के नियंत्रण के लिए शोर को उसके उद्गम स्थल पर ही नियंत्रित किया जाए। अधिकांशतः शोर तकनीकी गड़बड़ी के कारण होते हैं। शोर को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव यहाँ पर है। तो पहला है, कारखानों में शिफ्ट की व्यवस्था की जाए। कारखानों में शिफ्ट की व्यवस्था की जाए।
कारखानों में इस बात का ध्यान रखा जाए कैसे हम जो शोर हो रहा है कारखाने में उसको हम कम से कम कर सकते हैं। कारखानों की दीवारों पर शोर शोषक बनाए जाएं। शोर शोषक दोस्तों ऐसे दीवार पर आप बनवा भी सकते हो होल करके, या उसको बना बनाया आता है उसको आप लगा भी सकते हो। शोखते होते हैं जो आवाज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं। मशीनों के कवच बनाकर शोर को कम किया जाए। कारखानों को बस्ती के बाहर स्थापित किया जाए जिससे शोर ना हो। कल कारखानों को बस्ती के बाहर स्थापित किया जाए, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यही सब उपाय हैं जो हम अपना सकते हैं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के। अब इसके बाद है नाभिकीय विकिरण प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा का जीवन में बहुत अधिक महत्व है, परंतु इस ऊर्जा की उत्पत्ति के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ भी बनते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण या नाभिकीय प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। विस्फोटों के कारण वायुमंडल में रेडियोधर्मी पदार्थों की अधिकता बढ़ रही है। अमेरिका द्वारा जापान और द्वितीय विश्व युद्ध में डाला गया परमाणु बम तथा उसके विकिरण से इतना भयानक विनाश हुआ जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। वर्तमान समय में परमाणु विकिरण से मानव जीवन पर पड़ने वाले दूरगामी दुष्परिणाम ही प्रमुख विषय है दोस्तों। तो अमेरिका ने जापान पर बम डाला था, आपको पता ही है, हिरोशिमा और नागासाकी, दो सिटी पर यानी कि दो शहरों पर। और दोनों शहरों में अभी भी ये परिणाम है कि वहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपंग होते हैं। उस विकिरण का इतना अधिक प्रभाव वहां पर पड़ा। लेकिन जापान एक ऐसी कंट्री है जो टेक्नोलॉजी में आज सबसे आगे है, सबसे आगे, सबको इसने पीछे छोड़ दिया है। इसने दो दो परमाणु बम सहे, उसके बाद भी हार नहीं मानी, उठा और आज एक विकसित देश है। फिर है विकिरण के प्रकार में सबसे पहले अल्फा का अल्फा विकिरण, फिर बीटा, फिर गामा। तो अब यहाँ पर देखिए नाभिकीय विकिरण के प्रकारों में यहाँ पर हम देखेंगे नाभिकीय विकिरण। तो देखिए नाभिकीय विकिरण का क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रभाव को पढ़ेंगे। तो नाभिकीय विकिरण के प्रभाव का अध्ययन निम्न दो बिंदुओं के आधार पर हम कर सकते हैं। मानव शरीर पर प्रभाव देखिए, रक्त निर्माण करने वाले ऊतकों पर विपरीत प्रभाव पड़ने से एनीमिया रोग हो जाता है। इन विकिरणों से मोतियाबिंद तथा बालकों में अंधापन ब्लाइंडनेस आ जाता है। मानव त्वचा पतली होने के कारण त्वचा संबंधी कैंसर भी हो जाते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। अब पारिस्थितिकी तंत्र एवं पौधों पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। तो नाभिकीय विकिरण के कारण पौधों एवं जीवों दोनों पर बुरा असर पड़ता है तथा विभिन्न प्रभाव दिखाई देते हैं। पहला है पौधों की वृद्धि एवं विकास दोनों रुक जाते हैं। दूसरा है समुद्र में होने वाले नाभिकीय विस्फोटों से समुद्री जीवों तथा पेड़ पौधों दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये ओजोन परत के क्षय का कारण भी बनते हैं। फिर है नाभिकीय विकिरणों को हम कैसे रोक सकते हैं, रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहला है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर नाभिकीय संधि के फलस्वरूप नाभिकीय विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा है शिक्षा द्वारा अधिक विशिष्ट एवं वैज्ञानिक ढंग से नाभिकीय विकिरणों के प्रति जागरूकता लाई जाए तथा स्काउट गाइड, राष्ट्रीय सेवा योजना, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण प्रबंधन, वृक्षारोपण, सेमिनार, समूह वार्ताओं आदि के माध्यम से इसकी जानकारी प्रदान की जाए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो नाभिकीय विकिरण है उसको हम इस तरीके से रोक सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर मृदा प्रदूषण को पढ़ा, ध्वनि प्रदूषण को पढ़ा और नाभिकीय विकिरण द्वारा भी जो प्रदूषण होता है उसको भी पढ़ा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को जरूर अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछते रहिए और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और जो आपकी तैयारी है इसको बेहतर बनाते रहेंगे। आपको सारे विषयों की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो आप हमसे बताते रहिए। दोस्तों अगर आपको ये सारे विषयों के जो नोट्स हमने बनाए हैं, अगर ये नोट्स आपको चाहिए, हर विषय का इस तरीके से हाथों से लिख करके हमने नोट्स बनाया है, 8 के 8 विषय आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो भी उसमें प्रक्रिया वो बताई जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा 7705 95 45 49। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। ये ऑफिशियल नंबर है टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल का, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिए हमसे
और आपके लिए ढेर सारी वीडियोस हम पहले भी लेकर के आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करेंगे हम। थैंक यू सो मच एक बार आप सभी का, फिर से चैनल से बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए और आपके लिए ऐसी वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।